Good evening, everyone. We are starting in 5 minutes. Kindly call your friends. Good evening, everyone. I hope you are all doing great. Myself, Ankur, student guide at Council SCA, and I am thrilled to welcome you to this eagerly awaited session where we will answer all your questions about chemical core and help you plan your career. Before we dive in, let me give you a quick overview of what the Career Council is all about. At the Career Council, our mission is to support students like you in navigating your career journeys. We offer a range of resources and programs, including strategies for successful placements through sessions like acing placements and acing internships for securing valuable internship, and our other initiatives include intern diaries, placement diaries, career bootcamp, and AMA sessions. So our today's session is a part of a acing placements. For this, we have two of our seniors, Harsh Bhaiya and Manvendra Bhaiya, who are placed in Gale. So a very warm welcome to both of you Bhaiyas, and also first of all a heartily congratulations to both of you. Thank you, Ankur. Thank you, Ankur. Since we are close to the placement, so can you please tell us about the last 2 3 months strategies for the placement? Am I audible? Hello. Yes, Ankur, yes, you're audible. So, first of all, I would ask if you are comfortable, you can switch on your cameras.
Yeah. So, Otherwise, audience, no if issues. you are comfortable, then kindly switch on your cameras. Otherwise, no issues. Like, oh, it's okay. So, Okay. like लास्ट जो मंथ्स होते हैं ना प्लेसमेंट वाले, तो काफी एक्टिव होते हैं, है ना? बहुत से लोगों को लग भी रहा होगा अभी से कि किस टाइप से क्या होगा। 4K टेस्ट स्टार्ट हो गए क्या? अभी तो नहीं हुए होंगे ना? एनीवन, 4K टेस्ट स्टार्ट हुए हैं अभी? अक्टूबर में होंगे मेजरली, शायद अक्टूबर एंड में। शायद अभी नहीं हुए। अक्टूबर एंड में होंगे। हाँ। तो कोर के लाइक ऐसा होता है ना, कोर के एक साथ ही होते हैं टेस्ट, जितने भी कंपनीज के हैं कोर के। तो वो अक्टूबर एंड में या नवंबर स्टार्टिंग में होते हैं। तो अभी सबको लग रहा होगा कि अभी जैसे स्टार्ट हो जाएगा तो एसडी के टेस्ट होंगे, डीए के होंगे, प्रोडक्ट के होने लग जाएंगे, तो सबको लगेगा कि लाइक कैसे क्या होगा। बहुत से क्वेश्चंस होंगे सबके माइंड में। तो पहला तो ये है कि पैनिक मत करना ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, जो कर रहे हो अच्छे से करते रहो। होता है, सबके साथ ही होता है इस टाइम पे। तो जो प्रिपेयर कर रहे हो करते रहो आराम से। ठीक है। और कोर में तो ऐसा है कि एक साथ टेस्ट होते हैं, तो उसका बेनिफिट ये है कि तुम अच्छे से अभी प्रिपेयर करते रहो, कहीं इधर उधर ध्यान दो मत। हाँ, अगर कोई और स्कोर के साथ में किसी और चीज का प्रिपेयर कर रहा है तो दे सकता है आराम से। अभी टेस्ट दो, एफटी वगैरह की दो, प्रैक्टिस ही होगी तुम लोगों की। तो आराम से करो, कोई लोड मत लो अभी, है ना? बाकी और कोई क्वेश्चंस हो तो किसी का। मतलब किसी को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या टॉपिक्स पढ़े, किस तरीके से आता है। टॉपिक्स तो सबको मेजरली पता होंगे कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। मेनली कोर में क्या होता है कि एक चीज होती है, पहला तो ये होता है कि बुक्स वगैरह सब लोगों ने कोर के रेज्यूमे में क्या चीज तुमने लिखी होगी। किसी ने हीट ट्रांसफर लिखा होगा, किसी ने मास लिखा होगा, किसी ने फ्लूइड डायनेमिक्स लिखा होगा, किसी ने सीआरई लिखा होगा। चाहे चार चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने लिखी थी, तीन चीजें लिखी थी। तुम एक भी लिखो, दो लिखो, लेकिन जो लिख रहे हो उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि बंदा, सामने वाला बंदा, तुम बताओगे तुम्हारा इंटरेस्ट कोर में कौन कौन से मेजर एरियाज है, तो वो मेजरली उसी से क्वेश्चन पूछेगा मतलब। और तुमको उसी से नहीं आएगा तो तुम फंस जाओगे। दूसरा ये होता है कि टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए स्टार्टिंग से एक साल पहले से ही मेनली बुक्स पढ़नी स्टार्ट करनी पड़ती है कोर की। तो तुमको सबको पता होगा, मेनली हीट ट्रांसफर में जैसे मैंने जो फॉलो किया था वो थी, जैसे हीट टेबल वाली बुक थी। मास ट्रांसफर के लिए मास ट्रांसफर के लिए थी बेसिकली वो तो ट्रेबल। हीट ट्रांसफर के लिए सिंगल बुक थी। बाकी जैसे अपनी जैसे फ्लूइड डायनामिक्स के लिए बीके दत्त, उसके लिए ऐसे दत्ता टाइप ऐसे एक और बुक आती है, वो थी। तो हाँ, ऐसे बोसवास नाम से आती है एक और, तो वो थी, वो मैंने फॉलो की थी। तो मेनली मेनली ये होता है बुक्स पढ़ना स्टार्ट करना होता है कि क्या कौन कौन से टॉपिक्स मेनली डिस्टिलेशन होता हो गया, हीट एक्सचेंज वगैरह हो गया। मेन ये जो टॉपिक्स हैं, हॉट टॉपिक्स हैं, ये जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं मतलब, ये तो तुमको मेजरली पता होने चाहिए। बाकी ये रहता है कि टेस्ट वगैरह तुम्हारे एक महीने बाद में स्टार्ट होने वाले हैं, तो मेनली टेस्ट को क्रैक करना रहता है। टेस्ट में 180 बच्चे देंगे, सब लोग बैठते हैं। जो एसडी वाले हैं, वो भी बैठेंगे, और जो डीए जो भी कर रहे हैं वो भी बैठेंगे मतलब। तो टेस्ट को नहीं फोड़ोगे तो तुम्हारा इंटरव्यू में नंबर नहीं आया, मतलब ऐसा आएगा। एक्सटेंडेड शॉर्टलिस्ट जो निकलती है उसमें भी ऊपर के बच्चे जब शॉर्ट हो जाते हैं तब बाकी बच्चों का मौका दिया जाता है। तो उसमें ये मतलब तुमको पता होगा, जैसे इंडिया बिक से क्वेश्चन लगाना होता है, मतलब बहुत लोग लगा ऐसे लगा भी रहे होंगे। मेरे गाइडेंस में भी मतलब पांच छह लोग हैं जो एक साल पहले कांटेक्ट किए थे कि भैया क्या करें क्या नहीं करें, उनको पूरा बताया था कि ऐसे। मतलब मेनली तो इंडिया बिक से हर दिन 100 क्वेश्चन तुम जैसे अभी उनको लगाने स्टार्ट कर देने चाहिए, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया स्टार्ट। हर दिन 100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट, मास के 100 क्वेश्चन लगाओ, हीट के 100 क्वेश्चन लगाओ, ऐसे फ्लूइड के 100 क्वेश्चन लगाओ। टेस्ट में वही चीज ऐसे आने वाली है। और मतलब एक ऑप्शन क्यों सही हो रहा है, बाकी तीन ऑप्शन क्यों गलत हो रहा है, सबका रीजन पता होना चाहिए। वो उसी से आएगा, तुमने बुक्स पढ़ रखी है तो तुमको उसी से पता चलेगा मेनली। बाकी एक तो मेन तो ये हो गया, एप्टीट्यूड वगैरह आता है। उसके अलावा एप्टीट्यूड भी इंडिया बिक्स पे दे रखे हैं। इंडिया बिक्स ये है कि
सब कुछ है। केमिकल कोर के लिए एक ही वेबसाइट है, इंडिया बिक्स। मैंने इंडिया बिक्स फॉलो किया। इंडिया बिक्स पे 7,000 समथिंग क्वेश्चन है। उतने सॉल्व करने नहीं होते हैं। हर मास ट्रांसफर के लिए बता दिया, 100 क्वेश्चन तुम करोगे हर टॉपिक से, 100 तुम जो भी तुमने कोर के एग्जाम में लिख रखा है वो तुम करोगे, तो तुम्हारी प्रिपरेशन तुमको अपने आप को फील होने लग जाएगा, हाँ तुम कर रहे हो कुछ। बाकी वही है कि तुम्हारा टेस्ट में नंबर आएगा। उसके अलावा मैं तो मॉक इंटरव्यू की तैयारी भी होनी चाहिए। अपने फ्रेंड्स को मौक मत दो, मतलब किसी जिसको जानते नहीं हो। कोई जैसे तुम फर्स्ट फ्लोर पे स्टे कर रहे होगे, सेकंड फ्लोर पे जो बंदा है किसी और ब्रांच का, उसको जाके मौक दे दो कि भैया मेरा थोड़ा 2 मिनट का मौक ले लो। 2 मिनट का तो नहीं होता, मतलब 1 घंटे का अप्रोक्स, या फिर आधा घंटे का। HR क्वेश्चन या फिर कोर केमिकल, उसके हिसाब से उसको भी उतना आता होगा। केमिकल तो सबको ही आता है, मतलब उतना तुम्हारा ले लेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हो जाएगा। वरना तुम पहली बार इंटरव्यू में बैठोगे, तुम वहाँ पे तुम्हारी मतलब बोल नहीं पाओगे, हेजिटेशन होती है, लोग वहीं भी फंस जाते हैं मतलब। तो यही है मेनली। और किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है रिगार्डिंग क्या क्या होता है और कैसा होता है। सामने से पूछोगे तो वो थोड़ा समझ में आएगा। किसी ने भी कैमरा ऑन नहीं किया अभी तक। लाइक इंटरेक्टिव Uh, रखो यार सेशन को, yeah, पूछो those क्वेश्चन जो भी है। audience who बिल्कुल। are comfortable, can you please turn on the cameras and you can ask your doubts with the seniors. कैमरा का कोई इशू नहीं है, हम लोग भी नहीं करते थे उस वक्त, लेकिन पूछो क्वेश्चन, माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछो जो भी है। नहीं उसमें तो टाइप कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। You can type also, or you can switch on your mic and then tell. लाइक हिंदी में कंफर्टेबल तो है ना सब लोग, और एनीवन लाइक टू हैव इन इंग्लिश कैन आल्सो टेक। Okay. Okay, Bhaiya, we can proceed with some questions that has been filled in the Google form which we have floated in the mails of institute, in the institute mail. So the first question that we have get is what was your preparation strategies for the interviews for such a vast syllabus? So preparation strategy was like, first prepare the topics in which you are weak. Like, yeah. So like first prepare the topics in which you are weak. Okay. Because in this time you are having time. The interviews will be in December. Utilize this time like in September or October before the test. Utilize this time to prepare for the topics in which you are weak. Like someone has filled mass transfer, heat transfer. Someone might have filled like heat and mass in their resume, or he's having a topic like heat exchanger or any other topic which is in which he's weak. So he can prepare in this time only. Like इंटरव्यू एक बार स्टार्ट हो जाएंगे ना, उसके बाद पता भी नहीं चलेगा कि कब खत्म हो गए सारे इंटरव्यूज, और तब फिर टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। तो अभी ये वाला टाइम यूटिलाइज करो कि वो टॉपिक्स कवर कर लो जिसके अंदर तुम वीक हो, जिसमें तुम्हें लग रहा है कि यार नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बाद में इस पे क्वेश्चन उठेंगे। किसी ने प्रोजेक्ट किया होगा हीट के अंदर और उसका फिर भी एक्सचेंजर वाला पार्ट वीक होगा, तो वहां से क्वेश्चंस तो आना ही है। तो वो चीज अभी प्रिपेयर कर लो। बाकी चीज जो तुम्हें आती है वो तो आती है, उसको तुम कम टाइम में भी कर सकते हो। बट अभी ये जो टाइम है उसमें वो टॉपिक्स करो, सबके होंगे कुछ ना कुछ टॉपिक्स वीक होंगे, तो उसको प्रिपेयर करो अभी, है ना। एंड बाकी मॉक का जैसे हर्ष ने बोला, मॉक तो दो, जितने मॉक दे सकते हो दो। अभी जैसे सितंबर में तो नहीं, लेकिन अक्टूबर में स्टार्ट कर दो, मिड अक्टूबर से मॉक देना, और रैंडम आदमी को दो जिसको नहीं जानते, उससे अच्छी प्रैक्टिस होगी, है ना। बाकी हर्ष अगर कुछ ऐड करे तो।
देखो मतलब मेनली प्रिपरेशन की बात हो गई कि कहाँ से प्रिपेयर करें। तो मेनली ये है कि मैं भी पहले एसडी कर रहा था, ठीक है। उसके बाद में मेरा स्विच हुआ, मतलब 1 साल पहले, मतलब 1 साल के अंदर अंदर मैंने स्विच किया। मतलब ये है कि उसके लिए तुम्हें पहले कोर का रेज्यूमे बनाना पड़ता है, ठीक है। तुम्हारी इंटर्न कोर में होनी चाहिए। तुम्हारा कोर में जॉब चाहिए तो मेनली यही है, इंटर्न तुम्हारी कोर में होनी चाहिए। मेनली 2 इंटर्न तो नेसेसरी है, एक इंटर्न भी चलेगी, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे कोर कंपनीज में अप्लाई करो, बहुत सारी कोर कंपनीज है। मतलब मैंने गेल में किया था इंटर्नशिप, तो स्टाइपेंड नहीं मिलता लेकिन सर्टिफिकेट का बहुत वैल्यू होता है। तुम वहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे, मैंने 3 प्रोजेक्ट बनाए थे 2 महीने में। फर्नेस के ऊपर काम किया था, पूरा जैसे ओवरव्यू पे काम किया था, एक टावर की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। तो वही है, वो प्रोजेक्ट का वैल्यू है, वो सर्टिफिकेट में लिखा जाता है और लोग देखते हैं, अच्छा अच्छा ये बंदा गेल में काम करके आया है, तो सब पता है 2 महीने काम किया है, इसको लेना है। तो ये रहता है मतलब। और ये रहता है कि और मतलब मेनली कोर कोर का रेज्यूमे बनाना स्टार्ट करना होता है। एक तो इंटर्नशिप आ गई और जैसे प्रोजेक्ट वगैरह आ गए। तुमने एक प्रोजेक्ट बनाए होंगे कोर में, आजकल लोग ध्यान नहीं देते उतने। मेरे साथ में भी बहुत सारे लोग थे, सब लोग एसडी कर रहे थे। एसडी में पिछले साल हमारे टाइम पे, 1 साल पहले कम कंपनीज आई थी और लोग उसमें मतलब सबके सब चपेटे में आए थे। और मतलब मेनली कंपनीज ही नहीं आई थी, बात ये थी। तो कोर की हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, सबसे ज्यादा कोर की कंपनीज ऐसे आई थी, मतलब ऐसे अच्छी अमाउंट में। हमारे टाइम पे मैक्सिमम कंपनीज जैसे आई थी, और एसडी वाले भी कोर में स्विच हुए। जैसे बीपीसीएल मैंने 8 बंदों को उठाया, 2 बंदे कोर के थे, बाकी 6 बंदे नॉन कोर के थे। एसडी वाले उनको कुछ आता नहीं था, वो लोग बैठ गए क्योंकि उनका सीपीआई वगैरह सही थी। तो उन लोगों को चांस मिल गया, सीपीआई बेसिस पे चांस मिलेगा मतलब। मेरी सीपीआई जैसे सेकंड नंबर पे चल रही थी मेरे बैच में, 9.6 टू समथिंग अभी है फिलहाल। जो फर्स्ट डीआर बन रहे हैं अभी, गोल्ड मेडलिस्ट जो है, वो है आदित्य नायक है, 9.8 समथिंग है उसकी। तो वही सीपीआई बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि सीपीआई अच्छी है तो तुमको आना भी चाहिए उसके हिसाब से भाई, क्योंकि बीएचए में तुमको पता ही है कि क्या क्राइटेरिया है, उतना नॉलेज नहीं होता। लेकिन उसमें मतलब इतनी बहुत अच्छी मार्किंग नहीं होती, तो सही मार्किंग होगी तो खड़गपुर के बराबर तो उसमें हो नहीं पाएगा फिर। तो वही है, आना चाहिए, टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, ध्यान दोगे तो सब कुछ होता जाएगा। मेनली इंटर्नशिप हो गई, बाकी तुम्हारे प्रोजेक्ट हो गए, बुक्स का बता दिया, कहाँ से तैयारी करनी, क्वेश्चन प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह क्लियर नहीं करोगे तो हो नहीं पाएगा। मेरे टाइम पे ये था, मैंने इंटर्नशिप जब चल रही थी, जब ऑन कैंपस कंपनीज आई थी, एक बहुत सारी कंपनीज आई थी कोर की स्पेशली, एचयूएल आई थी। मैंने दिया था एग्जाम, मेरा टेस्ट शॉर्ट लिस्ट नहीं आया। अब मेरे को समझ में आ गया भाई, यहाँ पे दिक्कत है, मतलब टेस्ट ही नहीं निकल पा रहा तो इंटरव्यू में कैसा मौका मिलेगा। मेरी सीपीआई चाहे अच्छी है, टेस्ट नहीं शॉर्टलिस्ट होगा ना तो एसडी वाले बंदे को मौका मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसको तुमसे ज्यादा स्कोर आता हो। तो वही है, कोर के लिए तो करना पड़ेगा मान ली, बाकी मौके वगैरह देने पड़ते हैं। यही है मतलब। और किसी को और कुछ डाउट पूछने हो कि क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, और टॉपिक्स हर हर पार्ट में होता है, मास ट्रांसफर में तुमको पता ही है क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, वो तो क्लियर करने होते हैं। कोई बंदा वो अगर नई क्वेश्चन आता है तो जैसे इंटरव्यू को सामने से बोल देना होता है भाई नहीं आता, मतलब तुम उसको पता चल गया, तुम उसको कहानी बना रहे हो, उस समय तुमको हटा देगा। जहाँ आता है वहां बताओ, जहाँ नहीं आता है वहां मत बताओ। जो नहीं आती भी चीजें वो कोड के रेज्यूमे में मत लिखो। झूठी चीज लिखोगे, किसी और के प्रोजेक्ट लिखोगे। तुम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की वो भी पूछते हैं, कि तुम ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की तुमने, तुमने उसको कैसे रिजॉल्व किया, वो सब। तो ये पूछा जाता है ये सब चीजें। और अच्छे खासे अमाउंट पे हमारे टाइम पे उठाए गए थे, मतलब करीब 20-25 लोग कोर की कंपनी में उठाए थे। और लोग उसमें क्या स्विच मारते हैं, मतलब अभी जैसे बीपीसीएल 8 बंदों को उठा के लेके गई, बाद में 3 बंदे, और एक और बार आई थी बीपीसीएल जो बाद में 3 बंदों को फिर से लेके गई थी। तो लोग क्या एचडी कंपनी से उसमें स्विच होना चाहते हैं क्योंकि टाइम मिलता है उसमें, समझ रहे हो। तो यही बात है, बाकी मानव रेड करेगा उसमें। तो एक पॉइंट मैं ये बोलूंगा कि अभी है ना ऐसा होगा कि जैसे मान लो प्रिपेयर में कितना है, स्ट्रेंथ कितना है इस बार केमिकल का, 180 होगा अराउंड, है ना। हाँ 180 के अराउंड, 180 और तो 175।
तो हम लोग के बैच में भी अराउंड 180 था। तो एक चीज होता है कि अभी तुम्हें लगेगा कि कोर का 20-25 लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, 30 लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, अंदर कंपटीशन वगैरह कुछ भी नहीं है, आराम से हो जाता होगा। लेकिन अभी देखोगे ना तुम, टेस्ट वगैरह होंगे तब, तो जो डीए प्रिपेयर कर रहा है, डीएस प्रिपेयर कर रहा है, एसडी प्रिपेयर कर रहा है, वो भी टेस्ट देंगे कोर के। और होता है। और वो लोग तुमसे हो सकता है कि अच्छा करें, क्योंकि वो लोग डीए कर रहे हैं, तो उनका एप्टीट्यूड स्ट्रांग होगा, है ना। तो वहां पे ये चीज होती है कि टेस्ट भले ही तुम्हें कोर का उनसे ज्यादा आता होगा, लेकिन टेस्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा, है ना। तो मेन एक चीज रहता है कि अभी टाइम, मतलब तुमने प्रिपेयर किया भी होगा, एप्टीट्यूड का अच्छा प्रिपेयर किया होगा समर हॉलीडेज के अंदर। बाकी अभी भी टाइम है, अभी कोर के टेस्ट में टाइम है, तो थोड़ा स्ट्रांग और कर सकते हो तो करो उसको। क्योंकि उनके पास तो क्या है कि एक चीज है कि वो टेस्ट में निकाल लेंगे, इंटरव्यू चले जाएंगे। अब इंटरव्यू में फिर थोड़ा सा लक भी मैटर करता है, हो सकता है इंटरव्यू के अंदर वो, भले ही तुम्हें बहुत ज्यादा आता होगा उनसे कोर में, लेकिन हो सकता है उस दिन उनका लक हो तो निकल जाए। तो बस ये रखो कि तुम एप्टीट्यूड में उनसे पीछे ना रहो, है ना। इंटरव्यू में फिर जो भी होता है वो तो तुम आराम से कर सकते हो उसमें। लेकिन टेस्ट की वजह से, मतलब एक होता है ना कि टेस्ट से तुम चूक गए यार, नहीं इस कंपनी में मेरे को जाना था लेकिन टेस्ट क्लियर नहीं हुआ, इंटरव्यू भले ही तुम कैसा भी कर पाते। तो पहला तो ये स्टेप रखो कि तुम एप्टीट्यूड वाला क्लियर करो, क्योंकि बहुत लोग करेंगे, बराबर क्वेश्चंस आते हैं, लाइक 60 क्वेश्चंस होंगे तो 30 एप्टीट्यूड का होगा, 30 कोर का होगा। तो वो लोग एप्टीट्यूड में तो पूरा कर लेंगे, लेकिन दिक्कत उनको आती है कोर के टेस्ट में। तो तुम कोर में तुम अच्छा कर रहे हो तो एप्टीट्यूड में भी तुम अच्छा करो, प्रिपेयर कर लो एप्टीट्यूड का भी अच्छे से। बाकी इंटरव्यू के अंदर तो ये चीज है कि जैसे हर्ष ने बोला था कि जितना तुम्हें आता है उतना बोलो। अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम्हें आइडिया नहीं है उसका, आराम से मना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं बोलेगा कि तुम्हें क्यों नहीं आता है। ठीक है, नहीं आता है, प्रिपेयर कर लोगे बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम उसको प्रिटेंड करोगे कि नहीं मुझे इसका पता है, और तुम उसको घुमाओगे कहीं इधर उधर, तो फिर वो, उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं तुम घुमा ही रहे हो उसको। तो वो मत करना। और बाकी रेज्यूमे में तुमने जो चीज लिखी है, वो चीज तो तुम्हें आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने रेज्यूमे के अंदर सिर्फ दिखाने के लिए या रेज्यूमे भरने के लिए कोई एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा डाल दिए, और बाद में तुम्हें वो पूछ रहा है कि ये चीज क्यों है, तो फिर तुम बता नहीं पा रहे हो। तो जो चीज, जो पॉइंट तुमने लिखा है रेज्यूमे में, उसका जस्टिफिकेशन तैयार करना हर चीज का। इंटर्न डाली है तो इंटर्न क्यों की थी, कैसे की थी, कब की थी, और क्या किया था इंटर्न में, ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये है। Okay, so and then moving to our next question, that what are the important topics for the interviews? हाँ चलो, इसका मैं बताना चाहूंगा। जैसे मैंने 3 टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो वैसे सब कुछ इम्पोर्टेंट होता है। जैसे पेट्रोनेट वगैरह कंपनी आई थी, तो सबसे हार्ड टेस्ट उसका था हमारे उसमें। कम से कम 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए थे, 100। उसने सब ऐसे ऐसे कवर किया था, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से लेके फर्नेस वगैरह, पूरा स्टील तक पूरा कवर किया। केमिकल में उतना आता नहीं। इंडिया बिक्स पे देखोगे तो इंडिया बिक्स पे वो है। अब जो इंडिया बिक्स से प्रिपेयर कर रहा है कि हाँ, तो एक तुम्हारी क्लास में है, क्या नाम है, ऐसे पांडे करके कोई है। 1 साल पहले उसने मुझे रीच किया था कि भैया कैसे क्या करना है, झील में मुझे जाना है। तो उसको मैंने पूरा बताया, वो बहुत तगड़ी तैयारी कर रहा है, मतलब वो शॉर्ट होएगा देखना तुम में से। और एक और है सुमित करके, एक और है, तो वो भी कर रहा है तैयारी। मतलब ऐसे ही लोग होते हैं जो सामने से कांटेक्ट करते हैं। और तुमको मैं बताना चाहूंगा कि क्या टॉपिक्स है, मैं बता देता हूँ। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें, तो एक तो प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, तुमको पता होना चाहिए। मैनोमीटर, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैनोमीटर क्या होता है, पीजोमीटर क्या होता है, नॉर्मली कोई भी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद में बर्नौली का तुमको पता होना चाहिए, इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। ये सब चीजें पूछी जा चुकी है हमारे से भी, ठीक है। और बाकी ऐसे ऐसे फिजिकल सिमेट्री, जैसे बाकी इसमें रेनॉल्ड्स नंबर हो गए अपने, जैसे ऑयलर नंबर होते हैं, और स्प्रोट्स नंबर होते हैं, वेबर नंबर होते हैं, कॉची नंबर होते हैं, मैक नंबर होते हैं। मैक, ये नंबर ही कम से कम 10-15 टाइप्स के हैं। तो हम लोग तो ऐसा कंपटीशन रहता था, मानवेंद्र मेरे बगल वाले रूम में ही ऐसे रहता था, उसके रूम में जाता था मैं, रात के 2-3 बजे तक जगते थे, सुबह 8 बजे उठ के क्लास जाना है। क्लास आज तक मैंने एक भी क्लास मिस नहीं की।
तो वैसा रहता, नंबर ही बहुत ज्यादा टाइप के हैं, तो नंबर इंपॉर्टेंट है, तो पता होना चाहिए विस्कस फोर्स क्या आता है, इनर्शिया फोर्स क्या आता है, पता रहता है अपन को, लेकिन बोल नहीं पाते। डेफिनेशन है ना, इंग्लिश में याद कर लो, हाँ भाई ये बोलनी है, या फिर उसको समझा पाओ हिंदी में, ऐसा तुम उसको बताओ, ठीक है। बाकी इलास्टिक फोर्स क्या होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। बाकी इसमें पॉइजनली फ्लो जो होता है, पॉइजनली फ्लो, वो तुमको तुमको पता होगा। हाँ, और उसके अलावा ये रहता है स्टडी अनस्टडी लैमिनार और जैसे अपना टर्बुलेंट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है, मैक नंबर हो गया, ठीक है। उसके अलावा मेनली तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मशीन होती है, ठीक है। एक टरबाइन हो गया, पंप हो गया, कंप्रेसर हो गया, ब्लोअर हो गया। गौतम विश्वास जो बुक है जो मैंने फॉलो की थी, उसमें तुम उसको डाउनलोड करो, नेट पे इजीली अवेलेबल है। लास्ट उसमें 15 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15 चैप्टर है, मेरे को अभी तक याद है। तो उसमें तुमको अलग अलग मशीन मिल जाएंगे, तुम क्या क्या किस तरीके से होता है, तो ये पूछते हैं, और हमसे भी पूछा गया था ये अलग अलग इंटरव्यू में। मतलब मेनली जैसे रोटा डायनामिक होते हैं, मशीन वगैरह होती है, तो वो सब ऐसा पूछा जाता है। बाकी ऐसे रेसिप्रोकेटिंग पंप वगैरह, हाइड्रोलिक सिस्टम पूछ सकते हैं तुमसे क्या होता है, अगर तुम फ्लूइड मैकेनिक्स तुम्हारे कोर में लिख रहे हो रेज्यूमे में। ये हो गया। और उसके अलावा हीट ट्रांसफर की बात करें तो कंडक्शन कन्वेक्शन क्या होता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है, वो तुमसे पूछ सकते हैं। हीट फ्लक्स क्या होता है, फोरियर लॉ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी देखा जाए तो इसमें जैसे इसमें क्वीन एफिशिएंसी वगैरह क्या होती है वो पूछा जा सकता है। इसमें कन्वेक्शन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, नेचुरल, फोर्स कन्वेक्शन, इंटरनल, एक्सटर्नल। बाकी विस्कस फ्लो होता है, इंटरनल फ्लो होता है, विस्कस बाउंड्री लेयर होता है, उसमें भी जैसे इनविजिट वगैरह आ जाते हैं। बाकी जैसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी आ जाती है, डायनेमिक विस्कोसिटी आती है, उसमें जैसे उसमें भी लैमिनार फ्लो, ऐसे टर्बुलेंट फ्लो, उसमें जैसे पिरांडल नंबर आ जाते हैं, ठीक है। उसमें थर्मल बाउंड्री लेयर वगैरह आ जाती है, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। और ये रहता है कि और भी हो जाता है, जैसे ग्रासॉप्स नंबर हो गया। बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, ऐसे पूछ लेता है, क्योंकि तुम इंडस्ट्री वगैरह में जाओगे, उसमें हीट एक्सचेंजर वगैरह होते हैं, वहाँ पे होता रहता है प्रोसेस, तो उसके कौन कौन से टाइप होते हैं वो पता रहना चाहिए। मेनली हीट ट्रांसफर की बात करें तो हीट एक्सचेंजर और उसके टाइप्स, टाइप्स में बहुत सारे ऐसे टाइप्स आ जाते हैं, डबल फ्लो, अपने पैरेलल आ जाता है, अपने काउंटर फ्लो आ जाता है, अपने क्रॉस फ्लो आ जाता है, सैलेंट ट्यूब आ जाता है, अपने मतलब इसमें कंडेंसर आ जाता है, इसमें बॉयलर आ जाता है, ये सब हीट एक्सचेंजर के टाइप्स है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अभी बाकी मानंद बताएगा, मानंद। एक एक चीज और है, जैसे हीट ट्रांसफर का अगर प्रिपेयर करोगे ना, तो उसके अंदर एक बुक है कोल्सन एंड रिचर्डसन करके, है ना, उसका एक वॉल्यूम है, उसके अंदर डिजाइनिंग पार्ट कवर होता है। तो एक है ना, उसका प्रिपेयर कर लेना, हीट एक्सचेंजर डिजाइनिंग का। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर तुम पढ़ोगे तो उस चैप्टर के अंदर बेसिक में समझा रखा है स्टार्टिंग में। तुम बेसिक प्रिपेयर कर लो कि हीट एक्सचेंजर डिजाइनिंग के बेसिक्स क्या क्या है। ठीक है, डिटेल में किसी को भी नहीं आता है इस फील्ड अभी इस लेवल पे, लेकिन बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए कि डिजाइनिंग कैसे करते हैं हीट एक्सचेंजर का, है ना। बाकी टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स तो वो तो है ही, वो तो पूछेगा ही पूछेगा तुमसे। उसके अलावा मास में बात करें तो मास ट्रांसफर में तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए पहले तो, मास ट्रांसफर है क्या, कैसे होता है, क्या क्या टाइप्स है। अच्छा, दो चीज होती है, तुम लोग को पता होगा, एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है कि एक मास ट्रांसफर प्रोसेसेस होते हैं, एक मास ट्रांसफर ऑपरेशंस होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज किया जाता है इंटरव्यू के अंदर, तुमसे पूछेगा प्रोसेसेस और दिमाग में स्ट्राइक वही करता है, डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन, है ना। तो वो अच्छे से क्वेश्चन को करना है। डिस्लेशन, हेलो। सो डिस्लेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें वो तुमसे टाइप्स ऑफ डिस्लेशन भी पूछेगा। उसमें वो तुमसे पूछेगा कि जैसे इस बेसिस पे भी क्वेश्चन होता है कि एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए मैं कौन सा डिस्लेशन करूंगा या क्यों करूंगा। सो उस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर तुम्हें टाइम मिले, अगर टाइम हो किसी के पास, तो वही सेम जैसे हीट एक्सचेंजर का डिजाइनिंग था, वैसे डिस्लेशन कॉलम का डिजाइनिंग पार्ट भी है।
तो उसको भी अगर टाइम मिलता है तो, वरना स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट इतना पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ मास ट्रांसफर लॉ पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ डिस्लेशन पता होना चाहिए, और मास ट्रांसफर ऑपरेशंस में हर एक ऑपरेशन का बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये तो बेसिक्स है, ठीक है। उसके अलावा एक पॉइंट और जो था कि तुम्हें डिजाइनिंग का पार्ट अगर आता है तो प्लस पॉइंट है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा बाकी अगर कोई दूसरा भी इसके अलावा कोई टॉपिक डाल रहा है, कई लोग पॉलीमर भी डालेंगे या पेट्रोलियम भी डालेंगे किसी में, तो जो भी टॉपिक डाल रहे हो रेलेवेंट रखना, मतलब तुम्हारा उसमें कोई प्रोजेक्ट है या तुम्हारी इंटर्नशिप है, उस बेसिस पे रखना, है ना। कोई रैंडम मत डाल देना कि मतलब तुम्हें प्रोसेस डायनेमिक्स आता है और तुमने डाल दिया उसके अंदर, तुम्हें थोड़ा बहुत आता है ऊपर ऊपर से, तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट उसमें नहीं है या तुम्हारी इंटर्नशिप वगैरह कुछ नहीं है, उसमें रेलेवेंसी नहीं है तुम्हारी, फिर भी तुमने डाला है, तो फिर वो उसमें कुछ भी पूछ सकता है तुम्हें, और फिर फंस सकते हो तुम, है ना। तो वो रेलेवेंट टॉपिक रखना, तुम्हारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, तुम्हारी इंटर्न से रिलेटेड हो। और अगर कुछ डालोगे इस टाइप का तो फिर इजी डालना, पॉलीमर डाल देना कुछ, ठीक है, इजी टॉपिक डालना अगर और किसी को डालना हो तो। बाकी और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा, किसी को अगर डाउट हो, कोई और चीज पूछनी हो कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता है। Our third guest, Nagasura Didi, has joined the session. He is currently placed in Loham Companies. So I am glad to welcome her. Yeah, just call me Joshita, and hi everyone. Uh, I hope this. Actually, I'm not able to on my cam, so I don't know if this is working or something like that. Yeah, Okay, no it's problem. not a problem. Yeah, fine. And we are in middle of something like, is there something process kind of to that? It's following some flow or kind of to that? Yes, uh, we have discussion on the important topics for the interviews. Okay, yeah, fine. अच्छा देखो, एक और रहता है कि मतलब इंटरव्यू का एक तो बता दिया, मास ट्रांसफर का बता दिया, उसमें डिजाइनिंग वगैरह एसआर कंपनी आई थी, तो उसने भी पूछा था कि उसमें मेनली तो डिजाइनिंग के लिए ही पूछती इंटरव्यू वगैरह। टेक्निकल बहुत ज्यादा हार्ड रहता है उनका, कि क्या क्या वो अलग अलग कंडीशन दे देंगे तुमको, कि तुमको उस हिसाब से तुमको बताना पड़ेगा। और अलग से जैसे एचआर क्वेश्चन की प्रिपरेशन, जो कि मैं बोलना भूल गया था, तो एचआर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। मतलब कहीं से भी तुमको पता है एचआर क्वेश्चन की व्हाट इज योर वीकनेस, वो सब नेट पे बहुत कुछ है मतलब बताने को। एक अलग से अपना इंट्रोडक्शन होना चाहिए। देखो, इंटरव्यू में तुम बैठ रहे हो तो तुम्हारा एक वो होना चाहिए, इंट्रोडक्शन को लिख लो, किसके सामने बोल लो। मॉक इसलिए देने के लिए बोल रहा हूँ मैं बार बार। मॉक दोगे पता चलेगा, एक बार दोगे, दो बार दोगे, पता चलेगा खुद को। खुद सामने एक फोन रख लो, उसको रिकॉर्ड पे डाल दो, बाद में अपनी रिकॉर्डिंग खुद ही सुनो, पता चलेगा तुम क्या गलती कर रहे हो आपस में। उसके अलावा ऐसा क्वेश्चन, मतलब सामने वाले को, एचआर को ये नहीं लगना चाहिए कि तुम उसकी कंपनी में इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। वो मतलब तुमको ये जांचने का ट्राई करेगा कि तुम उसके साथ काम करने का ट्राई करोगे नहीं करोगे। मतलब कहीं से भी तुमको ऐसा नहीं दिखाना है कि तुमको, मतलब उसमें जैसे इंटरेस्ट शो करना है कि हाँ, आप उसी कंपनी के लिए तैयारी कर रहे थे स्टार्टिंग से। और मतलब समझ रहे हो। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन हो, मेजरली तो यही था। टॉपिक्स वगैरह भी बता दिए। मास ट्रांसफर में भी बेसिकली इक्विपमेंट बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे एजिटेटेड वेसल वगैरह हो गया, अपने गैस डिस्पर्स वगैरह में आ जाते हैं ये। बाकी अपने ट्रेड टावर वगैरह हो गया, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। डंपिंग हो गया, उसमें वीपिंग हो गया, पॉनिंग वगैरह हो गया। टाइप्स क्या क्या होते हैं अपने ट्रेस के, बबल कैप वगैरह, सीयू ट्रे, ये सब बेसिक है, बहुत बहुत बेसिक है। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, किस तरीके से नंबर ऑफ ट्रेस निकाली जाती है मास ट्रांसफर में, बहुत ये करवाया होगा, कैलकुलेट भी किया होगा। बाकी स्पिरिट टावर क्या होता है, वेटेड टावर क्या होता है, अपने पैक टावर होते हैं। एक तो ट्रे टावर होता है और एक जैसे पैक टावर होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस वगैरह ये बीके दत्ता में भी दे रखा है, तुमको पता होगा सबको। शेल वगैरह क्या होता है,
मतलब इसमें डिजाइन में मतलब ऐसे बना होगा, क्या उसकी थिकनेस वगैरह होनी चाहिए, किस तरीके से उसका पैकिंग सपोर्ट ऐसे होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पैकिंग के, उसमें जैसे जैसे उसमें भी ऐसे फ्लडिंग वगैरह आ जाता है तो उसको किस तरीके से काउंटर करते हैं, क्यों आता है फ्लडिंग उसमें, जाके आता है वो सब है मतलब उस, और जैसे ह्यूमिडिफिकेशन वगैरह, एंथैल्पी क्या होती है, वेट बल्ब टेम्परेचर, मतलब अपने ड्राई बल्ब, नॉन एडियाबेटिक एडियाबेटिक, ये सब आने चाहिए। वाटर कूलिंग, अपने कूलिंग टावर के बारे में तुमको पूछ सकता है। दो टाइप्स होते हैं, एक तो नेचुरल होता है, एक मैकेनिकल होता है, ठीक है। तो यही है, उसमें भी जैसे गैस एब्जॉर्प्शन की बात करें उसमें हेनरीज लॉ आ जाता है, नॉन आइडियल में आता है जो कि, ठीक है। And this is why I guess people don't keep mass transfer operation as their area of interest, because the interviewer goes to every you don't know where he goes and from where you get questions and all. So I prefer and I suggest you not to prefer keeping mass transfer operations as your area of interest, even though you know everything well. So if you're so confident, you can keep that. Okay, to moving to our next question is what level of questions are asked in CRE, thermo, fluid mechanics, and heat and mass transfers? Like fluid and heat mass is almost covered, but in CRE or thermo. So here, I no guess. one is going to, yeah, go on, Manvendra. Yeah. I was just saying like Joshita, you can carry CRE. Yeah. Yeah, no one is going to ask you or put you in the interview and tell to solve some like no one is going to ask you to design something or uh, ये निकाल दो ये give that result to me and something like stuff and all that. No one is going to give you a problem or something which has some calculations and stuff which is very complex. So you just need to brush up on your basic theoretical questions, I guess, which goes under your. I mean, if you are in core as your main profile, you would. I hope you will be knowing everything till now. That I mean, only basic things are being asked, as far as I know. They don't go to some complex things. If you are a non-core student who is having this core profile as their second, I mean, backup thing, kind of like that. So you need to just read the summaries of things, and you just need to go with the handbooks or something, or also can go through some notes that has been prepared by some other course student. You can ask people over there and just ask and just brush up on those basic things and common questions that you get. Yeah, I guess those are enough for the interview level, and not for the test, of course. You need to go for you need to just practice gate questions and India Wix questions, as far as I know. And I would recommend you to completely practice all the questions that are available and go on with the gate questions. Yeah. देखो मतलब इसमें ऐसा है कि गेट है ना, गेट अलग है और कोर अलग है, ठीक है। गेट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंपनी के टेस्ट में वोट दोगे, ठीक है। गेट मतलब पीएसयू तुमको पता है, 4-5 पीएसयू यहाँ पे आती है, मेकॉन आ रही है, एआईएल आ रही है, बिना गेट की एग्जाम दी वो यहाँ पे आ रही है। तुम्हारा इंटरव्यू लेगी, गेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएगी तुमसे, न्यूमेरिकल वगैरह। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल भी मत करो। आता बेसिक वगैरह आना चाहिए, लॉज वगैरह क्या फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए, वो सबको आता होगा उतना भी, मतलब ठीक है। लेकिन कोई हार्ड डीप उसमें न्यूमेरिकल नहीं देते कि वो टेस्ट में न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आता, बहुत रेयरली पूछा जाता है, थ्योरी होती है। इंडिया बिक्स में भी थ्योरी दे रखी है, जो भी उसमें ऐसे न्यूमेरिकल वाला वगैरह पार्ट दिखेगा उसको सबको स्किप कर दो, ठीक है। मेन तो यही है। और बाकी ये है कि हीट मास
वगैरह इंक्लूड करना है वो तुम्हारी चॉइस है। सीआरई थर्मो कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ के जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम लास्ट मोमेंट में ये नहीं बोल सकते अरे यार मतलब ये और टॉपिक मैं कवर कर लेता, थोड़ा टाइम था। बाहर दोस्तों से गप्पे मारने के बजाय थोड़ा इनको पढ़ लोगे तो थोड़ा मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा थोड़ा भला हो जाएगा। बात ये है, मतलब मेनली सीआरई में ये रहता है कि एक तो रिएक्टर के टाइप क्या होता है उतना देख सकते हो तुम, नॉन आइडियल रिएक्टर वगैरह, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस वगैरह ये देख सकते हो उसमें। मतलब एक तो ट्रिकल बेड और अपना सैलरी, ये मल्टीपल ये ऐसे रिएक्टर होते हैं, तो इतना छोटा मोटा देख सकते हो ऊपर ऊपर से। इसमें यूट्यूब में भी 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, 2-3 घंटे की भी देख लोगे तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर ऊपर से तुमको आइडिया पता चल जाएगा हाँ भाई सीआरई में उतना आता है। बाकी थर्मोडायनामिक्स में ये है कि तुमको मेनली ये कि लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स तुमको पता होना चाहिए। भाई लॉ ही नहीं पता है तो सामने वाला बंदा तुम्हें इंटरेस्ट हटा देगा, लॉ नहीं पता है इसको तो। पता है तुमको कितने टाइप के लॉ होते हैं, अभी पूछ लूंगा मैं किसी से तो मतलब मेनली पता होना चाहिए। बाकी ऐसे पेपर पास साइकिल वगैरह ये सब पूछता नहीं कोई, लेकिन बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऊपर ऊपर से। हाँ तुम्हारे इस ऐसे आई गेस फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हुआ होगा, सब लोगों ने नोट्स वगैरह बनाए होंगे, ऐसे पीपीटी वगैरह भी शेयर ऐसे हुई होगी। 30-30 पेज की पीपीटी है, एक बार देख लोगे तो कुछ ज्यादा जाएगा नहीं, बाकी कोई पूछता नहीं है। बाकी टेस्ट वगैरह में आता है, इंडिया विक्स में भी ये टॉपिक्स है, तुम देखोगे इंडिया विक्स में अलग अलग टॉपिक्स है, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग बेसिक्स से स्टार्ट होता है, बाद में उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मैकेनिकल ऑपरेशन, मास ट्रांसफर, ये आता है। सीआरई के भी रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, फर्नेस वगैरह, जैसे पी एंड आई, मेनली अपना जो प्रोसेस होता है मेन वो रहता है कि कितने टाइप्स के होते हैं, पीआई, पीआईडी, ये सब पता होगा अपने जैसे अपने अपने आरएस सारी कवर कर रहे हैं इसको, तो मेन मेन ऊपर ऊपर से देख सकते हो कि हर एक का क्या एडवांटेज होता है क्या डिसएडवांटेज होता है, ताकि इस प्रोसेस में तुमको पता लग सके ये सब। बाकी है ना, क्वेश्चन जो उसमें आएंगे ना टेस्ट में, उसमें कुछ भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी है, थ्योरेटिकल भी है। अब तुम्हारा वो हो सकता है कि तुम सीआरई प्रिपेयर करे हो या नहीं करे हो सकता है उसका क्वेश्चन हो मास का, हो फ्लूइड का, हो हीट का हो, रैंडम कुछ भी आ सकता है, पेट्रोलियम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें तो कुछ भी नहीं कह सकते टेस्ट का तो। ठीक है, हाँ वो एक तुम वो बेनिफिट ले सकते हो कि कोई कंपनी पेट्रोलियम रिलेटेड है, तो थोड़े से पेट्रोलियम के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो टेस्ट में। बट कोई नेसेसिटी नहीं है कि उसमें होंगे ही होंगे। वो जनरली इंडिया बिक्स से उठाए हुए क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें तुम कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो टेस्ट के लिए तो है कि कहीं से भी आ सकता है, बट हाँ इंटरव्यू तुम्हारे हाथ में है। उसको तुम जैसे गाइड करोगे। तुमने हीट डाला है तो हीट से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तुमने मास डाला है, मास से भी पूछेगा ही पूछेगा। अब वो डिपेंड करेगा कि अब तुम्हें कितना मास आता है, कितना भी डीप जा सकता है मास में, है ना। Hello. So, moving to the next questions, that what books did you follow for the preparations or tests? तो एक तो कोल्सन एंड रिचर्डसन फॉलो कर सकते हो, है ना। अगर तुम्हें इसके काफी सारे वॉल्यूम्स है ना, उसमें से जैसे हीट का अलग है, मास का अलग है। एक तो कोल्सन एंड रिचर्डसन अच्छी बुक है अगर कोई फॉलो करे तो। बाकी मास का अगर किसी को पर्टिकुलरली करना है तो ट्रेबाल बेस्ट बुक है। अगर कोई ट्रेबाल से कर रहा है तो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। बाकी सीआरई का तो आई गेस मैंने भी नॉर्मल उससे ही किया था, कोल्सन रिचर्डसन से, कोई पर्टिकुलर अलग बुक फॉलो नहीं किया था। बाकी हीट मास भी मैंने कोल्सन रिचर्डसन से ही किया था। हाँ, अगर मास में मैं बता ही दिया किसी को अगर करना हो अलग से तो ट्रेबाल है। बाकी हर्ष या जोशिता, यू कैन ऑल्सो ऐड सम अदर बुक्स लाइक। Yeah, I would देखो prefer Levenspiel for CRE. Um, and for process instrumentation and PDC, I would recommend Sir's PPT is more than enough.
I guess RS Singh says PPT is more than enough, and no one is going to ask you beyond that. That is process dynamics and control का course है, not advanced PDC का. Yeah. And it is only about Main- theory, not the questions that you get at end of the chapter. No one is going to ask you such complex things. And also, some of you might have got through the course from JPC sir on petroleum engineering, है ना? So that course is also really helpful. If you are having that slides, prepare them. They will be helpful in both your tests also and in the interview also. बाकी देखो बुक्स वगैरह के नेम वगैरह शेयर कर दिए मैंने चैट में। मेनली मैंने तो ये बुक्स फॉलो की थी, और मेरे जो सीनियर है अर्चित गुप्ता, वो भी गेल में ही प्लेस्ड है, तो उन्होंने मुझे ये रेफर किया था। इसमें मास ट्रांसफर के लिए मैंने ट्रेवल फॉलो किया था, थोड़ा डीप में जाता ट्रेवल। बीके दत्ता सबको पता होगा, लेकिन मैंने ट्रेवल फॉलो किया था। उन्होंने ये फॉलो किया, मैंने ये फॉलो किया, मेरा गेल में हो गया, उनका गेल में हो गया। तुम लोग ये फॉलो करोगे तो तुम्हारा हो सकता है कि तुम्हारा भी गेल में हो जाए। तो यही बात है, ये बात है मतलब। अब देखो ये एक साल पहले ये पांडे करके कोई था, उसको बताया था ये सब। तो वो बंदा यही बुक पढ़ रहा है, मतलब दिन रात पढ़ रहा है, बोल रहा है भैया मैं पछाड़ दूंगा सब लोगों को। देखो उसको, देखो तुम लोग उसको कंट्रोल करो, वो लेके चला जाएगा, नहीं तो एक जनरल की सीट। And I would also recommend this handbook that is for mechanical engineering. It's from, I guess, Made Easy Publications. I only read for fluid mechanics in this because in the last moment I had a good overview of the topics in this book, as far as I know. A mechanical friend of mine suggested me. I guess it is the same for both the branches and fluid mechanics. So this book is good for your end time synopsis. Yeah. बाकी उसके अलावा देखो, मतलब टेस्ट के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है, एक ही वेबसाइट है इंडिया बिक्स को फॉलो करो। किसी और की बातों में ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इंडिया बिक्स एक ही है। कोई टेस्ट बोले टेस्ट देना है तो इंडिया बिक्स खुद ही बैठ जाओ। इतने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे तुम्हारा प्रैक्टिस होगा। मेरा तो ये है, मेरी तरफ से तो ये नॉलेज देना चाहूंगा। बाकी तुम्हारा वो है, अलग अलग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं सब लोग। टेस्ट बोलना है तो इंडिया बिक्स फॉलो करो। मैंने 7,000 क्वेश्चन किए थे टेस्ट इंडिया बिक्स के, ठीक है। 7,000 क्वेश्चन करोगे तुमको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा खुद पे। हर एक क्वेश्चन को, बात ये है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तुमको नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो उसका गैस मत करो, गैस करोगे दिमाग में तुम्हारा ऐसे प्रिंट हो जाएगा। आंसर देख लो, आंसर का उसमें लिखा हुआ है कि क्यों वो हुआ, क्या क्या उसका रीजन है, वो देख लो। नहीं आ रहा तो देख लो। And I wanted to तो mention this in India Bix, every answer is not correct. You have to cross check it again. And don't just go with the particular course or particular subject. There would be some combined practice tests there. So just complete that first. And if you get time later, you can go to the other course as well or stuff. And cross check your answers. That thing I would recommend. सी अगर बुक्स वगैरह तुम पढ़ रहे हो ना, तो इंडिया बिक्स का अगर गलत क्वेश्चन आ रहा है, कोई पूछेगा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम अंकुर है, वो जैसे इंडिया बिक्स बता रहा है नहीं तुम्हारा नाम सुमित है, तो तुमको पता लग जाएगा ना, मतलब। तो बुक्स पढ़ने से होगा। इसलिए मैंने बताया स्टार्टिंग में, एक साल पहले से बुक्स पढ़ते रहना पड़ता है। तब जाके इंडिया बिक्स तो लास्ट में आता है। हाँ भाई चलो अब इंडिया बिक्स के क्वेश्चन निकालना स्टार्ट करते हैं, टेस्ट वगैरह आ रहे हैं। तो इंडिया बिक्स के क्वेश्चन अलग अलग जगह, कुछ कुछ जगह गलत दे रखे हैं, हर जगह गलत नहीं है, ठीक है। तो मेजरली 5-10% गलत होंगे, लेकिन वो तुमको पता चल जाएगा हाँ भाई ये गलत है, तुम उसको खुद को करेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो वही रहता है, खुद से प्रैक्टिस करोगे तुमको पता चलेगा हाँ भाई ये सही ये गलत है। तो यही है, एचआर क्वेश्चन भी दे रखे हैं उसमें, तुम देखोगे एचआर क्वेश्चन भी दे रखे हैं पूरा। एंड ये मत करना कि तुम्हारा हीट जो है स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो तुमने का क्वेश्चन करना ही है तो जाके हीट के क्वेश्चंस कर लिए, ये मत करना।
है ना। कर रहे हो तो रैंडम क्वेश्चंस करना जो मिक्स हो सारे सब्जेक्ट के, वो बेनिफिशियल ज्यादा होगा। ये ना कि ये कि तुम खाली एक टॉपिक उठाया, वरना तो उसमें 7,000 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा ही होंगे। तुम सारे क्वेश्चन करने बैठे, हो सकता है तुम कर भी लो या तुम्हारे पास इतना टाइम ना हो। ठीक है, तो ये मत करना कि तुम एक एक सब्जेक्ट के उठा के कर लो, मिक्स रैंडम क्वेश्चंस करो। और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ यार, इसका मैंने ये ऑप्शन पढ़ा है तो यही होना चाहिए, है ना। अगर एक ऑप्शन सही है तो बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। उस तरह से करना प्रिपेयर सारे। हाँ मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छिपे रहते हैं। हो सकता है कि मतलब एक क्वेश्चन कर रहे हो, इसका मतलब तुम एक नहीं कर रहे हो, 4 क्वेश्चन कर रहे हो। तो अच्छे से टाइम दोगे तो होगा ये मतलब। और उसका आंसर रटने का ट्राई मत करो, कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ। क्वेश्चन डीप में गया तो एक बार नेट सर्च करके, चैट जीपीटी वगैरह, चैट जीपीटी नहीं तो कोई और एआई वगैरह, इंटरनेट पे सिंपल सर्च भी करोगे तो तुमको थोड़ा डिटेल में बता देगा। तो थोड़ा पढ़ने का ट्राई करोगे, तुमको अंदर से नॉलेज होगा, उसमें भी हो सकता है 10-15 क्वेश्चन कवर हो जाए। तो वही है मतलब, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट वीक मत रहने देना मतलब। और सामने वाला क्या इंटरव्यू तुमको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है कि अच्छा यही आंसर होगा, तो सामने वाला बंदा फंस जाता है कि अरे सर, देखो कंफ्यूजन है सर। तो वही ऐसा मत करना, पूरा कॉन्फिडेंस हो तब जाके ही बोलना मतलब कि यस सर, यही है सही आंसर है मतलब। बाकी तुम सब लोगों के एक्सप्लोरेटरी भी हुए होंगे, एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड कर सकते हो। लोग क्या उसको इंक्लूड कर देते हैं कोर के रेज्यूमे में, उसको देखते नहीं है, पता नहीं होता लोगों को एक्सप्लोरेटरी में क्या बनाया था। स्टार्टिंग में हुआ होगा फर्स्ट ईयर में, सब लोगों के ग्रुप बने होंगे, तो उसमें भी थोड़ा देखो कि मेरे भी था ड्रग्स ऐसे डिसोल्यूशन कुछ करके था, मेरे को पता नहीं था, ऐसे ही चला था ऑनलाइन में, तो है ना, फिर उसको देखना पड़ा था फिर मतलब कि क्या क्या किया था काम। मतलब चाहे तुमने ऑनलाइन में ना ना किया हो, असली में क्लास वगैरह नहीं गए हो, तो फिर भी उसको देखो, टॉपिक्स वगैरह सर्च करो कि हाँ भाई तुमने इस टॉपिक पे काम कर रखा है। रिज्यूम में तुमने एक एक वर्ड का वैल्यू है। तुमने पीओआर सेक्शन की बात कर लो, तुम्हारे प्रोजेक्ट की बात कर लो, तुमने उसमें ऐसे अदर सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स कुछ भी लिख कर रखा है, तुमको वो आनी चाहिए। लोग मैटलैब लिख देते हैं, मैटलैब लिख रहे हो तो मैटलैब आना चाहिए, सिमुलिंक लिख रहे हो, मैटलैब बहुत बड़ा है। जैसे सिमुलिंक मैंने सीख रखा है, सिमुलिंक लिख रहे हो तो सिमुलिंक आना चाहिए। तो यही है, मैथमेटिका वगैरह अदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। बाकी किसी ने कोडिंग भी कर रखी है तो वो भी ऐसे लिख, बेसिक्स ऑफ सी, सी प्लस प्लस डी ऐसे लिख सकते हो। लेकिन मेन में उसका प्रोजेक्ट में ऐसे ऐड कर देना कोर के रेज्यूमे में कि उसको ऐड कर रहे हो, हाँ भाई मैंने एसडी में एक सॉफ्टवेयर बनाया था, फ्लिपकार्ट बना दिया। अब ठीक है, उसमें कहाँ सामने वाली कंपनी पे डिपेंड करता है कि हो सकता है हो सकता है तुमको ले ले, लेकिन कोर के रेज्यूमे में बेसिकली एसडी का प्रोजेक्ट मत डाल देना बस। कोर की होनी चाहिए प्रोजेक्ट, चाहे एक ही डालो लेकिन कोर का होना चाहिए वो प्रोजेक्ट। Okay, so our next question is, which skills are in demand by chemical engineering companies, like software or technical tools or whatever? तो लाइक ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा डिमांड नहीं है कि तुम्हें सॉफ्टवेयर में ये टूल आना ही चाहिए। ठीक है, कोई टूल आ रहा है तुम्हें बेनिफिट है। अगर मान लो कोई, कुछ लोग होंगे जिन्होंने डीए में प्रिपेयर किया होगा काफी सारी चीजें, टेब्लू वगैरह किसी ने किया होगा प्रिपेयर, तो यूटिलाइजेशन हर फील्ड में है उसका। कोई पर्टिकुलर केमिकल में उसका अलग से रिक्वायरमेंट हो ऐसा नहीं है। यूटिलाइजेशन तो केमिकल में भी है उसका, या दूसरे एसडी में तो है ही। तो टूल अगर कोई आता है तो एडिड एडवांटेज है। ठीक है, बाकी पर्टिकुलरली कोई स्किल देखा जाए तो तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, मेजर ये डिमांड होती है कंपनी की। बाकी उन्हें जो करवाना है वो तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, तुम्हें सिखाएंगे, अगर तुम्हें किसी भी डिपार्टमेंट में डालेंगे तो वो स्किल सेट तो तुम डेवलप कर सकते हो। बट तुम्हारे अगर बेसिक कंसेप्ट वीक रह गए ना, तो वो चीज बहुत फिर आगे दिक्कत देगी। तो मेजर एक चीज जो डिमांड करती है कंपनी इंटरव्यू में, सिर्फ ये देखती है कि तुम्हें बेसिक्स आते हैं कि नहीं आते अपने फील्ड के। बेसिक्स क्लियर है, कंपनी को कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें कोई टूल नहीं आता है वो सिखाएंगे,
उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट बेसिक्स में दिक्कत है तो फिर तो मेजर चीज है फिर वो, है ना। बाकी ऐसा पर्टिकुलर कोई टूल नहीं है। बाकी एडेड एडवांटेज है, अगर तुम्हें मैटलैब आता है या सिमुलिंक आता है, वो चीज है उसमें। बाकी हर्ष और जोशिता, यू कैन ऑल्सो ऐड समथिंग। Yeah, I hope that is the thing. There is no preferred tools for any company, as far as I know, that comes to our college till now. They don't prefer you over a software that you know, or over some tool that you know, or something like that. They only ask you some basic questions on the common courses and the common stuff. So they only check whether you are eligible for a trainee role. You don't go as a directly to some engineer or something like that. You are mostly into a engineer trainee role, so they only check your basic stuff and all such things. Yeah. और ऐसा नहीं कि देखो, कंपनी में जाने के बाद में उनका प्रोसेस पहले से चल रहा है। तुमको ये नहीं कि प्लांट में तुमको डाल देंगे, तुम जा रहे हो, एक प्लांट खड़ा कर दिया, अपना टावर खड़ा कर दिया, रिप्लेसमेंट और कर दिया नीचे में, तो अपना प्रोडक्ट बनाऊंगा। वो प्रोसेस पहले से ही मैनुअल वगैरह पहले से ही ऐसे डिजाइन करी हुई, जापान की कंपनीज के द्वारा, कनाडा वगैरह, यूएसए, बहुत सारी कंपनीज है, उन्होंने पहले से डिजाइन करके डाल दिया प्लांट। मैनुअल्स वगैरह लोग चलाते हैं, तो जो अभी तुम 4 साल में सीख रहे हो, वो वहां पे हो सकता है कि पूरा सेम ना हो, मतलब कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। लेकिन थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए, तो मानव ने बताया बेसिक नहीं स्ट्रांग होंगे तो तुमको वो चीज समझ में नहीं आएगी कि भाई ये क्या बंदा बता दिया, मतलब। तो यही है, बेसिक को स्ट्रांग करो, हर एक कॉन्सेप्ट वगैरह को थोड़ा पढ़ो, यही टाइम है। बाद में करने से कोई होगा नहीं, मतलब 1 महीना है, जितना जोर लगाना है अभी लगाओ। पार्टी वार्टी तो बाद में होती भी रहेगी, फंक्शन वंक्शन हो रहे होंगे तो ये तो होते रहेंगे। अभी नहीं किया तो फिर सब लोग बीच से, सब किसी की जॉब लग रही है, तुम अकेले रूम पे क्या करोगे फिर? उसकी तालियां बजाने के लिए थोड़ी ना है भाई अपन, थोड़ा दिखाओ भाई, पापा मम्मी ने यहाँ भेजा है तो उनका सपना पूरा करो, मतलब तुम पे पैसा लगा रहे हैं ना वो लोग, तो उनको लौटाना भी है ना वापस। तो यही बात है, मतलब अभी करोगे मेहनत तो बाद में करने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत तो करनी है, देखो अभी कर लोगे उतना कवर तो बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं किया तो बाद में फिर करते रहो, भीड़ में शामिल हो जाओगे। अभी सिर्फ कॉलेज के बच्चों को पछाड़ने देते हो, बाद में पूरे इंडिया के बच्चों के साथ कंपटीशन हो जाएगा, फिर उसमें पसीने आ जाते हैं भाई। हो नहीं पाता फिर लोगों से, फिर लोग क्या बीएड वगैरह, टीचर वगैरह जॉब पकड़ते हैं, ये रहता है। एंड वन मोर थिंग, लाइक इस चीज का स्ट्रेस मत लो, प्लेसमेंट प्रोसेस है, आराम से चलेगा। लंबा सीजन है, दिसंबर तक का टाइम है, फिर उसके बाद उसका सेकंड फेज भी होगा। इसका लोड मत लो, स्ट्रेस मत लो, है ना। आराम से स्लीप साइकिल भी मेंटेन रखो अपना। ठीक है, वो बोलने की बात है कि मतलब स्लीप साइकिल का, लेकिन ठीक है, आराम से अपने आप को मतलब फोकस रखो। ठीक है, टेस्ट चल रहे हैं, तुम अभी जैसे एसडी के टेस्ट स्टार्ट होंगे, डीए के होंगे, तुम में से बहुत होंगे डीए के भी देने जाएंगे। मैं भी गया था देने के लिए डीए के टेस्ट। लेकिन उसमें तुम ये मत सोचना कि यार डीए वाले में मेरा शॉर्ट लिस्ट में नहीं आ रहा है, ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। ठीक है, तुम कोर में अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम दो टेस्ट, डीए के टेस्ट दो, तुम्हारा उससे एप्टी स्ट्रांग होगा, प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। बट उस तरह से मत देना कि तुम उधर ही टाइम दिए जा रहे हो अपना, और तुम अपना फील्ड ही भूल गए, है ना। तो अपना जो डेडिकेशन है वहां पे रखना कि हाँ भाई मैं कोर कर रहा हूँ तो मैं कोर का करता रहूंगा, बाकी एसडी में जिसका जो हो रहा है, डीए में जो हो रहा है होने दो। तुम्हारे जब टेस्ट होंगे तब तुम्हें टेस्ट देना है तुम्हारे, और जब इंटरव्यू आराम से इंटरव्यू देना है। तो उसमें कोई, अब जैसे तुम आज उसका सोचोगे कि यार मेरा दिसंबर में इंटरव्यू है, तो उससे कुछ होना जाना है नहीं आज, है ना। तो अभी तुम्हारे पास में टाइम है, टेस्ट का प्रिपेयर करो। टेस्ट हो जाएगा, तुम्हारे पास टाइम होगा 15-20 दिन का, तब तुम अपना इंटरव्यू का अच्छे से स्केड्यूल बनाना कि तुम्हें इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर लिया, कंपनी के बारे में प्रिपेयर कर लिया जिसमें तुम्हारा शॉर्टलिस्ट है। तो वो उसके लिए तुम्हें 15 दिन मिलेंगे, तो उसके लिए अभी से सोच के बैठे हो, वो 10 कंपनी आ गई, तुमने उनका 10 का 10 बना के बैठ गए, उससे आज कुछ नहीं होने वाला है ना। अभी तुम टेस्ट क्लियर करोगे तब इंटरव्यू आएगा।
तो अभी टेस्ट पे ध्यान दो, साथ साथ में अपना प्रिपेयर करते रहो कोर के टॉपिक्स, और जब इंटरव्यू का स्केड्यूल आ जाएगा उसके बाद में तुम प्रिपेयर करो अपना इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में, एचआर क्वेश्चंस वगैरह, वो तब करो। और जब इंटरव्यू है तब इंटरव्यू दो अच्छे से, है ना। बाकी बीच में अक्टूबर में, मिड अक्टूबर से एक मॉक वाला स्टार्ट जरूर कर देना, है ना। किसी को भी रैंडम आदमी को पकड़ो और उसको इंटरव्यू दो, भाई मेरे से ये केमिकल के बारे में तुझे जो लगता है वो पूछ ले, है ना। और मेजरली क्या रहता है कि केमिकल में सभी बच्चे शॉर्ट हो जाते हैं। हमारा 180 का बैच था तो मेजरली शॉर्ट हो चुके हैं। मतलब कोई बंदा वो रह जाता है भाई, नहीं मेहनत कर रहा है, जैसे कुछ आता है नहीं, कोई जैसे कुछ लोग होंगे जो कि जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, वो ही रह जाते हैं सेपरेटेड। बाकी क्या अच्छी कंपनीज आती है, अपना बीएचओ का प्लेसमेंट बहुत तगड़ा है, तो शॉर्ट तो सब लोग हो जाएंगे, कर रहे हो मेहनत तो किसी ना किसी कंपनी में चांस आ जाएगा। बाकी सीटीसी मैटर नहीं करता स्टार्टिंग में, चाहे 6 लाख दे रही हो 7 लाख दे रही हो, मैटर नहीं करता। जॉब लगना इम्पोर्टेंट है। अभी कितना जैसे अभी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट तुम देखोगे इंडिया का, अभी बहुत तगड़ा है। मतलब जॉब मिलना बाहर बहुत, सभी ऐसे आईआईटी वगैरह में जॉब नहीं मिलती है, तो तुम यहाँ पे कंपनीज आ रही है, तुमको बेनिफिट उठाओ उस चीज का। मतलब कि कंपनीज आ रही है, टीपीआर वगैरह इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। Okay, then one more question, that how relevant are academic projects to core placements, and how they should be present in interviews? प्रोजेक्ट का तो ये है कि बहुत लोगों ने इंटर्न्स कर रखी होती है कोर में, है ना। बट नहीं कर रखी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब अपने आप को कम समझो कि नहीं यार, इंटर्न नहीं कर रखी है तो प्लेसमेंट में दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है वो चीज। हाँ, इंटर्न मैटर करती है, मतलब तुमने कहाँ से करी है, क्या किया है, वो मैटर करेगा। बट अगर इंटर्न नहीं कर रखी है तो फिर प्रोजेक्ट्स का बढ़ा दो तुम। जैसे तुमने इंटर्न नहीं की तो वो तुमने कहीं तो यूटिलाइज किया होगा टाइम, हो सकता है तुमने प्रोफेसर के अंडर कोई प्रोजेक्ट किया होगा, तो उसको डालो अच्छे से। और उसको इस तरह से डालो कि तुम उसको एलेबोरेटेड डाल रहे हो वहां पे, अगर इंटर्न नहीं है तुम्हारे पास में तो एलेबोरेटेड प्रोजेक्ट डालो, 3-4 फील्ड में बनाओ उसको अच्छे से, रेज्यूमे में बनाया होगा बहुत लोगों ने, तो उस तरह से डालो और उसको अच्छे से प्रेजेंट करो वहां पे। मतलब इंटरव्यूअर ये जज नहीं करेगा वहां बैठ के कि तुमने इंटर्न क्यों नहीं करी और क्या रीजन था। वो तुम्हें ये जज करेगा कि यार तुमने टाइम यूटिलाइजेशन कैसा किया है अपना, समर का या जब भी तुम्हें टाइम मिला, तुमने टाइम यूटिलाइजेशन कैसा किया, तुमने चाहे कोई प्रोजेक्ट भी किया हो प्रोफेसर के अंडर, वो रेलेवेंट ही होगा। ठीक है, तो उसका तुम्हें प्रिपेयर पूरा होना चाहिए कि पहला क्वेश्चन तो उठता है, व्हाई यू डिड दिस प्रोजेक्ट, है ना। तुमने ऐसे ही रैंडम तो कोई चीज नहीं सिलेक्ट करी होगी, कोई तो रीजन रहा होगा उसको सिलेक्ट करने का। तो पहला तो ये है कि तुमने प्रोजेक्ट क्यों सिलेक्ट किया वो उस पर्टिकुलर फील्ड में, तुम्हारा हो सकता है इंटरेस्ट रहा हो या जो भी रीजन हो। दूसरा होता है तुमने उसमें क्या किया, ठीक है, वो सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा, उससे क्या आउटकम्स निकले, और चौथा कंक्लूजन क्या है उस प्रोजेक्ट का। ये चार चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट की। और सेम इंटर्न के साथ भी, अगर इंटर्न लोगों ने डाली है तो ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं, मतलब उसके अलावा फिर वो इंटरव्यूअर हो सकता है तुम्हारे रेलेवेंट सब्जेक्ट में घुस जाए, वो बात अलग है। बट ये चार क्वेश्चन बेसिक हर प्रोजेक्ट से उठेंगे, हर इंटर्न से उठेंगे। एंड एक काम ये मतलब बहुत लोग करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन में एक बेसिक जो भी, या तुम्हारा अच्छा प्रोजेक्ट होगा बहुत जिसमें तुम कॉन्फिडेंट होगा, या वो, या फिर तुम्हारी इंटर्न में तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा तो वो, उसको अपने इंट्रोडक्शन में स्मार्टली मेंशन जरूर कर देना, ताकि वो वहीं से शुरू करे इंटर, मतलब तुम्हारा बेसिकली वो इंटरव्यूअर के हाथ में है कि वो कहाँ से स्टार्ट करेगा तुम्हारा इंटरव्यू। बट अगर तुम उसको चाहो तो ड्राइव कर सकते हो अपने इंटरव्यू को, तुम्हें पता है तुमने एक इंटर्न कर रखी है, तुम्हें कॉन्फिडेंस है उसमें, और तुम चाहते हो कि वो उसके थ्रू तुम्हारे रेलेवेंट सब्जेक्ट में जाए, तो उसको स्मार्टली अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करना, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन उसका वहीं से आए। ठीक है। And keep your projects so precise. Don't just write something or something like that. Every line of your resume should be relevant, and it should not be some waste kind of like that. Not a waste, but not irrelevant kind of like that. Yeah. Coming to projects, I would prefer go with the timeline, and your UGP matters more.
some interviewers prefer to ask from your UGP, that is undergraduate project. They, I mean, in my interview, they asked about more about my UGP rather than my another research project. And uh, coming to companies that, like, in my case, I have this lithium ion battery project, and the company is dependent on like company works on battery and stuff. So I would prefer that project to be the first one that I could mention, and I would also mention that in my introduction, and I would stress more about that. Yeah, I did the same. So you need to navigate the your interview in such a way that the interviewer asks you the questions that you know well, and things that you've done in projects, like even add the results in your project section. I would recommend you to do that. And it should go in such a way, like the first one, what have you done, like what have you used, the tools that you have used, first point. The second point goes like how have you done that, and the third point goes like what have you achieved from that and what is the result of that. Mention these three things for sure in your projects. And yeah, you need to have more knowledge on your projects and how is that project going to help you, not only you but also to the field that you have done, that the project is done. Like if you are doing some pyrolysis project, and how is that going to help in bioenergy field or some renewable energy field, and why did you choose that project over the others? You need to be you need to have clarity on that too. Yeah, I guess that's it for kind of that's it. They ask more about projects. Of course, they'll ask either one, at least one project of you, even if you have your internship in your resume. So yeah, being confident on your projects and have more, uh, do more research. Even if you don't, even if you are sure about the topic that is in the project, they would ask you out of the project, like you can do in this way, right? You can do in the other ways, right? The question goes like that. So you need to be you need to have knowledge on different ways that you have done. See, in our institution, whatever the professor says, whatever the professor suggests you the method, we'll go with that without researching things and all, whatever is available in the lab or kind of like that. But it is not the same in everywhere. So people ask, why don't you use this equipment, or why don't you use this project process, or why don't you use this technique? So just you just don't need to, don't tell that I have only this. You have to add some advantages over this technique or some process that you have done that prefers you over others who can explain their project well. Yeah. और एक और चीज, मतलब कंपनी के इंटरव्यू में तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया, उसके बाद में कम हो सकता है इंटरव्यूअर तुमसे पूछे कि आप कुछ पूछना चाहते हो कि नहीं, मतलब एक क्वेश्चन होता है ना, तो कंपनी के बारे में थोड़ा डीप नॉलेज रखोगे ना, तो उसमें इंटरेस्ट शो करने का वही रहता है कि तुम बढ़िया सा क्वेश्चन पूछो उसके बारे में, क्या क्या प्रोजेक्ट वगैरह आ रहे हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ क्या आ रहा है, किस फील्ड में क्या रिसर्च चल रही है, तो वो ऐड करोगे तो उसमें तुम्हारा एक प्लस पॉइंट ऐड होता है। हाँ भाई, ये बंदे को इंटरेस्ट है हमारी कंपनी में, इस बंदे को पता है, तो उसको लेना पड़ेगा। तो तुम्हारा एक, ऐसे बोलते हैं ना, चार चांद लगा दिया तुम्हारे उस पे, तो चार चांद लग जाएगा तुम्हारे पे अगर तुमने ये चीज भी ऐड कर दी। बाकी तुम लोग कर रहे हो यार, तो लोग मेहनत कर रहे हो, दिख रहा है वो तो। हाँ, करो करो, मतलब यही है अभी। ये बाकी जैसे बताया, जोशिका ने बताया कि, और इस मानंद ने बताया, वो फॉलो करो सब कुछ। मेनली प्रोजेक्ट वगैरह में कि तुम्हें क्या डिफिकल्टी फेस हुई, क्या तुम्हारे कंक्लूजन है, पूछ सकते हैं भाई क्या तुम इससे क्या कंक्लूड किए, कहाँ एप्लीकेशन है इसके। तो इम्पोर्टेंट यही रहता है एक इंडस्ट्री में, कहाँ किस किस इंडस्ट्री में क्या काम इसका आएगा।
तुमको पता होना चाहिए। हिंदी में भी तुम बताओगे, कोई इश्यू नहीं है। सामने वाला इंग्लिश हिंदी आसपास सब लोग बोल पाते हैं, मतलब इंग्लिश हिंदी तो कंफर्टेबल होते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस पता होना चाहिए, यही मैटर करता है। Okay, भैया, one more last question. Is low CPI is a very big problem for code placements? तो सीपीआई का होता है, मतलब कुछ कोर की कंपनीज जो होती है वो सीपीआई बेस्ड शॉर्टलिस्ट भी करती है। कुछ नहीं, इवन पीएसयू जितने भी आते हैं सीपीआई बेस्ड शॉर्टलिस्ट ही करते हैं, है ना। बट प्राइवेट सेक्टर वाली बहुत सी कंपनीज है, या ज्यादातर जो प्राइवेट वाली कंपनीज है वो टेस्ट कंडक्ट करती है, तो टेस्ट के थ्रू करती है, तो उसमें सीपीआई इतना मैटर नहीं करता है। बट अगर पीएसयू के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है पर्टिकुलरली, तो पीएसयूज में मैटर करता है सीपीआई, क्योंकि वो मतलब शॉर्टलिस्ट ही उस बेसिस पे करते हैं, है ना। मतलब जीडी और इंटरव्यू राउंड तो बात की बात है, पहले उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होगा तुम्हारा सीपीआई कितना है, तो वहां पे सीपीआई मैटर करता है। बट बाकी जो मतलब एसआरएफ हो गया, आरती हो गया, रिलायंस हो गया, उसमें पर्टिकुलरली टेस्ट बेसिस पे होता है। हाँ, मतलब वो होता है, एक टेस्ट शॉर्टलिस्ट निकलता है, वो सीपीआई बेस्ड होता है, बट उसमें मेजरली मतलब 8 अबोव जितने भी हैं वो सब क्वालिफाई कर जाते हैं उसमें टेस्ट के लिए। तो वहां पे उसमें दिक्कत नहीं आती, बट पीएसयूज के लिए थोड़ा सा सीपीआई का रिक्वायरमेंट होता है। मतलब One हम more लोग के thing बैच I में would तो like to add. Yeah, या जो even if you have less CPI now, you need to focus on this semester exams because everyone ignores it. Basically, non-core वाला तो पूरा ignore करते हैं, बस एग्जाम्स के टाइम में प्रिपेयर करते हैं. This is your chance to uh, build up your CPI and apply for next phase PSUs if it goes well. देखो, अगर सीपीआई अच्छी है ना तो बताना चाहिए। तुम अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो लास्ट लाइन तुम उसमें ऐड करो सीपीआई की, हाँ यस मेरी पोजीशन ये है बैच में। मेरा गेल का इंटरव्यू हुआ था तो मतलब सब लोगों ने स्टार्टिंग में ऐसे हंसी मजाक चलता है सब में, तो वही है कि मतलब फर्स्ट DR1 तो शॉर्ट हो चुका था। अब फिर बाद में वो लोग ऐसे बोल रहे भाई आपकी सीपीआई इतनी तगड़ी है, मतलब और कितने घंटे पढ़ाई करते हो, हंसी मजाक चलता रहता है हर जैसे उसमें इंटरव्यू में। कितने घंटे पढ़ते हो, क्या ग्रेड आता है आपके, तो वो इम्प्रेशन पड़ जाता है मेनली पीएसयू के लिए। पीएसयू सीटी बेसिकली शॉर्टलिस्ट करती है, और मेन चीज एक और है कि जीडी वगैरह उसका प्रिपेयर भी करना जरूरी है। पीएसयू आएगी जैसे गेल आएगी फरवरी में सपोज, तो जीडी के लिए जिसको नहीं आता वो ये है कि इंटरनेट पे सर्च करोगे टॉपिक्स वगैरह मिल जाता है, आजकल सब लोग वो जीके नॉलेज होता है, तो एनवायरनमेंट से कंसर्न करते हैं टॉपिक्स, केमिकल कोर, क्या क्या वॉर वगैरह चल रहे हैं, क्या क्या ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट वगैरह आ रहे हैं इंडिया में, तो उससे रिलेटेड जीडी उठता है टॉपिक। और आजकल करंट टॉपिक्स हर जगह तुमको मिल जाएंगे, तो उस पर जीडी पे तुम लोग कवर करने का ट्राई करो। मेनली ये रहता है कि लोग सोचते क्या है, जैसे मतलब पहला बार ऐसे अगर तुमको जीडी में टॉपिक के बारे में पता है ना तो तुम फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो, यस मैं स्टार्ट करूंगा। लेकिन यूं नहीं कि जैसे हमारा क्या था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर टॉपिक दे दिया कि क्या इम्पैक्ट रहेगा इंडिया पे, ऐसे कुछ समथिंग हमारे गेल के इंटरव्यू में है, ठीक है। उसमें जीडी में 8-9 पीपल थे, तो उसमें ये टॉपिक दे दिया। अब ये दिखने में इजी दिखता है कि क्या है, अब जीडी में क्या रहता है, एडवांटेज होते हैं, और आप उस एक तो अगेंस्ट में रहते हो और एक सपोर्ट में रहते हो। तो एक बंदे ने क्या किया, उसने पहले स्टार्ट कर दिया, बता दिया कि हाँ भाई पॉल्यूशन नहीं निकलता है ना, मतलब ठीक है स्टार्ट कर दिया, वो बोल ही नहीं पाया, एक दो लाइन बोला उसने। तो मैंने क्या किया, दूसरे नंबर पे मैंने स्टार्ट किया, चलो एक पहले नंबर पे नहीं स्टार्ट हो पाया, दूसरे नंबर पे स्टार्ट करते दूसरा तुमको टाइम मिल जाता है उतना लिखने का, एक पेज देंगे तुम लोगों को, वो पेपर पे पेन पेपर सबको मिलता है, तो उस पर तुम लिख सकते हो। और ऐसे जरूरी नहीं है तुम उसके जैसे फेवर में बोल रहे हो, अगेंस्ट में भी बोल सकते हो।
जितने ज्यादा तुम पॉइंट्स उसमें बिछा दोगे ना, सब लोग फिर तुम्हारे पॉइंट्स पे खेलेंगे भाई, तुम्हारा इंप्रेशन वहीं पड़ जाता है, मतलब मेनली वही रहता है। जीडी इंपॉर्टेंट रहता है, जीडी करंट टॉपिक्स तुमको नेट पे मिलेंगे, उसकी तैयारी करो। बाकी सीपीआई देखो, किसी बंदे ने अगर हर सेमेस्टर एग्जाम में मेहनत करी ना, तो उसको तो एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उसने वो वहां पे दिया है, तो कहीं ना कहीं वो तुमसे उस जगह आगे है, और वो डेडिकेटेड है, तो उसको पछाड़ना इम्पॉसिबल है। मेरा तो ये है। मेरा पहले मैं बीपीसीएल में नहीं हुआ था, मैं बिना मॉक इंटरव्यू दिए चला गया था उसमें। पहला मेरा ऐसा इंटरव्यू ही था, तो उन्होंने मेरा वहाँ पे हड़बड़ा गया, बोल ही नहीं पाया मैं वहाँ पे, भाई क्या बोलूँ मैं, मतलब फिर बाद में मॉक वगैरह दिया, फिर एसआरएफ में हुआ, फर्स्ट कंपनी, दूसरे सेकंड फेज में गेल में हुआ। तो मॉक देने से फायदा होता है। मैं खुद पे प्रॉब्लम आई, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुमको, तुमको भी दिक्कत आएगी। बहुत लोग होते हैं थोड़े ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, उनको तो स्पेशली, अगर इंट्रोवर्ट नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रोफेसर से ही बात करते हो, डाउट्स वगैरह पूछते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं पूछते हो तो थोड़ा मॉक वगैरह दो, जीडी के लिए प्रिपेयर करो, 100 क्वेश्चन हर टॉपिक से सॉल्व करो, टेस्ट क्लियर करो। नहीं शॉर्टलिस्ट आती, कोई बात, कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेश माइंड रखो, मेहनत कर रहे हो, कहीं ना कहीं हो जाएगा। कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होगा, बाहर कहीं ना कहीं हो जाएगा, मेहनत करते रहो बस, वो इम्पोर्टेंट है। यही है मतलब। Yeah, and talk to your seniors, like ask them for mock interviews before your December 1st session. After your exams, you'll have some 10 days gap. So in that time, you can give mock interviews and also prepare for interviews like HR questions and in your introduction. And don't forget to smile in your interview. It should be a confident smile, not some creepy kind of. With some confidence, you should smile throughout it. एंड एक पॉइंट और है कि मतलब ऐसा मत सोचना कि इस सेमेस्टर में मतलब पूरा एकदम सारा टाइम इसमें निकल जाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, कॉलेज खत्म होने वाला है। एक सेमेस्टर अच्छे से मिलेगा तुम्हें, है ना? उसमें जो चाहो करना। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुझे भी लगा था कि यार प्लेसमेंट्स हैं, फिर तो कॉलेज लाइफ तो खत्म हो जाएगी, कोरोना में निकल गए 1 डेढ़ साल, कॉलेज लाइफ तो कुछ हुआ ही नहीं। बट आखिरी एक सेमेस्टर में तुम्हें पता चलेगा कि यार कितना टाइम है तुम्हारे पास में, तो उसमें अच्छे से जो करना चाहो करना। बट अभी एक बार प्लेसमेंट का अच्छे से कर लो, तो तुम्हें भी लगेगा ना यार प्लेसमेंट हो चुका है, अब आराम से जो करना चाहो करो, है ना? तो अभी एक बार प्लेसमेंट पे पूरा फोकस होके अच्छे से करो इसका। Yeah, and even if you get your placements in phase one, हम्म। don't give up on phase two. You have good PSUs coming in phase two. That is the mistake that I have done. As I would suggest you to not give up on your placements after your first phase. Okay, Bhaiya. This was very informative sessions, and I am sure our audience now has much more clear understanding about the chemical code field. And on the behalf of the Career Council and all the audience, I would like to extend a heartfelt thank you to you both for your valuable insights and expertise. Your guidance has been incredibly helpful. We appreciate the time and effort you both put into making this session a success. Before we end this session, I would request all of you to turn your cameras on for a group photo. Yeah, wait a second. Okay. So with this, I would like to wrap up things up and thank you everyone for joining, for being such a great audience. Your participation on made this session as successful. Thank you. Now you can leave all. ओके गाइस, तो ठीक है, बाय। अच्छे से मेहनत करते Bye. रहना, और यही है। Yeah, all the best, everyone. ऑल द बेस्ट टू योर टेस्ट एंड इंटरव्यू। सब लोग प्लेस हो जाओ, यही दिल से दुआ है भाई हमारी।
साथ में बढ़ेंगे, सबका साथ सबका विकास। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। बाय। बाकी एनी टाइम कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, है ना। ओके। Okay, bye.